अब देखिए यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा। यहाँ पे देखोगे एलएचएस जो होगा वो आरएचएस से कम है, तो यहाँ क्या किया, स्लैक वेरिएबल ऐड किया, ठीक है। और यहाँ देख रहे हो आरएचएस जो है एलएचएस से ज़्यादा है, तो एलएचएस जो है जब आरएचएस से ज़्यादा हो जाएगा तो समथिंग माइनस करना पड़ेगा। तो स्लैक वेरिएबल यहाँ पे माइनस किया गया है, देखो स्लैक वेरिएबल x4 माइनस किया गया है। लेकिन हम सबको पता है कि अगर हम ऐसा करते हैं, जब भी हम स्लैक वेरिएबल को माइनस करते हैं तो यहाँ पर एक आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ते हैं a1। जब भी यहाँ पे माइनस करते हैं इस वेरिएबल को, आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 जोड़ते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल a1 जोड़ते हैं। अब जब आर्टिफिशियल a1 जोड़ोगे और तुम्हारे पास बेसिकली अब कितने वेरिएबल हो गए सवाल में, x1 x2 x3 x4 a1, 5 वेरिएबल हो गए कि नहीं हो गए। अब इन पांचों वेरिएबल को तुमको डालना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो जब डालोगे देखो यहाँ क्या हो गया, 10x1 प्लस 9x2 0 0 और यहाँ माइनस m लगाओगे। ये सारी बातें मैं डिटेल से पिछले क्लास में बता चुका हूँ, बहुत डिटेल से बता चुका हूँ कि माइनस m यहाँ क्यों लगाते हैं। बहुत डिटेल में मैं बता चुका हूँ कि ये माइनस m यहाँ पे क्यों लगाते हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं सिंप्लेक्स से इसे सॉल्व करते हैं ज़रा। अब ज़रा सिंप्लेक्स से इसे सॉल्व करते हैं। अब जब सिंप्लेक्स से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएबल्स लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो वेरिएबल लिखिए x1 x2 x3 x4 a1 RHS थीटा, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स लिख देंगे, अगर कंस्ट्रेंट लिखोगे तो क्या क्या लिखोगे, 1 1 1 0 0, ठीक है। फिर नीचे रह जाएगा 4 0 0 -1 1, ये आएगा कि नहीं आएगा। अब देख रहे हो, अब एक चीज देखो, x2 और a1 में x3 जो कि आपका स्लैक वेरिएबल है, x3 और a1 में तुमको यूनिट मैट्रिक्स दिख रही है। तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल क्या हो जाएंगे तुम्हारे, बेसिक वेरिएबल हो जाएगा x3 a1। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे x3, यहाँ लिखेंगे a1। इनके कोफिशिएंट्स क्या है, -m a1 का, और x3 का कोफिशिएंट क्या है, 0। यहाँ देखोगे तो x2 के नीचे भी तुमको यूनिट मैट्रिक्स नजर आ रही है, लेकिन तुम यहाँ पर देखो दो ही रो मौजूद हैं। तो जब दो ही रो मौजूद हैं तो तुम्हारे पास दो ही वेरिएबल आएंगे। तो एक आर्टिफिशियल वेरिएबल तो आएगा ही बेसिक वेरिएबल, और x2 और x3 में आपको स्लैक वेरिएबल को रखना है, जो भी स्लैक वेरिएबल है उसको रखना है बेसिक में, ठीक है। तो यहाँ पे x2 और x3 में हम स्लैक वेरिएबल को रखेंगे, ठीक है। स्लैक वेरिएबल को हम रखेंगे बेसिस में। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं। आवाज़ क्लियर है मेरी। ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा 5। ये सब बातें देखो पुरानी है, 5 और 24, ठीक है। कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड की वैल्यू यहाँ पे रखी जाती है 5 और 24, ठीक है। तो इसमें तो यही चल ही रहा है तब से, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। CJ माइनस ZJ निकालोगे, CJ माइनस ZJ निकालोगे तो यहाँ आएगा 10 + 4m,
यहाँ पे निकालोगे यहाँ आएगा 9, यहाँ निकालोगे यहाँ आएगा 0, यहाँ निकालोगे यहाँ आएगा -m, यहाँ आएगा 0। ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं और हर बार ये सब नहीं बताया जा सकता है, नहीं तो लेक्चर आगे नहीं बढ़ पाएगा, हम लोग वहीं पे रह जाएंगे, खाली सिंप्लेक्स ही सीखेंगे 4 महीने में। ठीक है, तो ये सब बातें मैं बता चुका हूँ बहुत विस्तार से, बहुत ही बार प्रैक्टिस भी करा चुका हूँ क्लास में कि ये कैसे आ रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तो मोस्ट पॉजिटिव नंबर दिखेगा, ये होगा मोस्ट पॉजिटिव नंबर, ये होगा तुम्हारा मोस्ट पॉजिटिव नंबर CJ माइनस ZJ वाले रो में। मोस्ट पॉजिटिव नंबर यानी कि ये अंदर जाएगा, यानी x1 वाला वेरिएबल अंदर जाएगा, और ये वाली तुम्हारी जो कॉलम होगी ये होगी की कॉलम। ठीक है, और थीटा तुम्हारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, थीटा तुम्हारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इस थीटा वाले रो से कौन सा वेरिएबल लीव करेगा, थीटा वाले रो से कौन सा वेरिएबल लीव करेगा, तो इसमें देखोगे सबसे मिनिमम वाला तो 4 वाला लीव करेगा। सॉरी, 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, 6 आएगा। 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे 5 और 6 में मिनिमम वैल्यू किसकी है, तो 5 है, तो 5 लीव करेगा, 5 लीव करेगा, और 5 की जगह 5 का मतलब x3 वाला वेरिएबल लीव करेगा, और x3 की जगह क्या आएगा, x1 आएगा। तो यहाँ पे मैं x1 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं x1 लिख देता हूँ। जब x1 आएगा तो ये x1 हो गया। x1 का कोफिशिएंट क्या है, 10 है कि नहीं है, x1 का कोफिशिएंट 10 है, तो 10 लिख दिया यहाँ पे। अब देखो x1 और a1 जो है तुम्हारा बेसिक वेरिएबल है, इसका मतलब x1 और a1 के नीचे तुम्हारा यूनिट मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो a1 के नीचे यहाँ 0 1 है, लेकिन x1 के नीचे यहाँ 1 0 होना चाहिए। है क्या क्या, देखोगे तो 1 और 4 है, तो 1 तो 1 ही है, यहाँ पे 1 चाहिए था, और 1 यहाँ पे 1 चाहिए था, 1 तो है ही है, तो कुछ भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। नीचे 0 चाहिए, तो पूरे इस रो को किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और नीचे से माइनस करेंगे। पूरे इस रो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे से माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, जब करोगे तो आएगा तुम्हारा 0 -4 -4 -1 1, और ये आ जाएगा 4। ठीक है, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ बहुत ही डेप्थ से। अब ये तुम्हारी दूसरी टेबल बन गई, अब ये तुम्हारी दूसरी टेबल बन गई। अब CJ माइनस ZJ जरा निकालोगे, जब CJ माइनस ZJ निकालोगे तो यहाँ देखो आएगा 0, यहाँ देखो आएगा -1 -4m, यहाँ आएगा -10 -4m, यहाँ आएगा -m। ठीक है, यहाँ आएगा 0। अब देखो CJ माइनस ZJ वाली रो देखोगे, जब CJ माइनस ZJ वाली रो जब तुम देखोगे पूरा, CJ माइनस ZJ वाली रो जब तुम पूरा देखोगे, तो सारी सारी की सारी संख्या यहाँ पे या तो 0 या तो नेगेटिव है। सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे या तो 0 है या तो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि हम सॉल्यूशन पे आ चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम सॉल्यूशन पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, लेकिन तुम एक चीज देख रहे हो कि सोल्यूशन पे तो हम आ चुके हैं, सोल्यूशन पे तो हम आ चुके हैं, लेकिन क्या ये आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ से गायब हुआ है, क्या ये आर्टिफिशियल वेरिएबल सोल्यूशन का पार्ट है, भैया ये आर्टिफिशियल वेरिएबल अभी भी यहाँ है। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x1 बराबर 5 और a1 बराबर 4, यानी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को तो आपको एलिमिनेट करना था, लेकिन यहाँ देखो आर्टिफिशियल वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हुआ, और सिंपलेक्स ने हमें ये बता दिया कि यही एक ऑप्टिमम सोल्यूशन है। तो क्या ये बात गलत हो गई कि नहीं हो गई, अरुण आया है, अरुण बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे तो सारी वैल्यू जो है या तो 0 है
या तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आ, इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि सिंपलेक्स सॉल्यूशन पे पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ देख रहे हो आर्टिफिशियल वेरिएबल का भी कोई ना कोई वैल्यू है भाई। इसका ऑप्टिमम तुम देखोगे तो सोल्यूशन क्या आएगा, एक्स ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या है, ऑप्टिमम वेरिएबल क्या आएगा, x1 = 5, a1 बराबर 4, ये आएगा कि नहीं। अब यही रखोगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, बाकी सब जीरो रख दोगे तो तुम्हें ऑप्टिमम सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन तुमको इसको एलिमिनेट करना था दोस्त, इसको तुमको एलिमिनेट करना था, और ये सोल्यूशन आ गया। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये सोल्यूशन क्या हो गया, इनफीजिबल सोल्यूशन हो गया। ये सोल्यूशन क्या हो गया, ये सोल्यूशन क्या हो गया, इनफीजिबल सोल्यूशन हो गया। ये सोल्यूशन क्या हो गया, इनफीजिबल सोल्यूशन हो गया। बात समझ गए? अब इसको ग्राफिकल से भी समझ लो। अब इसको ग्राफिकल समझो अगर सही से, तो देखो एक कंस्ट्रेंट, ये जो पहला कंस्ट्रेंट है, पहले कंस्ट्रेंट की लाइन कुछ ऐसे बनाई है, ठीक है। इसके अंदर वाला सारा फिजिबल रीजन, और ये x1 बराबर 6 बनाया है। अब तुम देखोगे तो यहाँ पर x1 की जगह 0 पुट करोगे तो 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 24। क्या ये बात सही है? ये बात गलत है। तो तुम्हारा फिजिबल रीजन कहाँ होगा? फिजिबल रीजन इस साइड होगा। इस वाले कंस्ट्रेंट का फिजिबल रीजन इस साइड, और इस वाले कंस्ट्रेंट का फिजिबल रीजन अंदर। कोई भी मैच हो रहा है? फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन आपस में कोई मैच बना रहा है? बोलो। बताइए। बताइए बताइए। क्या आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ, तो ये तुम समझ रहे हो ना, कंस्ट्रेंट के एक उधर है एक इधर है, तो दोनों एक कोई फिजिबल रीजन बनाएंगे ही नहीं साथ में। तो ये क्या हो गया, इनफिजिबिलिटी हो गई कि नहीं हो गई? इनफिजिबिलिटी हो गई कि नहीं हो गई? और सिंप्लेक्स में ये कैसे दिखा कि ऑप्टिमम सोल्यूशन, हाँ हाँ, ऑप्टिमम सोल्यूशन रीच हुआ नहीं, और हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल छोड़ के ही नहीं जा रहा था। आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर छोड़ के नहीं जा रहा है, हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कैसा सोल्यूशन हुआ दोस्त? इनफिजिबल सोल्यूशन हुआ। इनफिजिबिलिटी समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, जिसको हम कहेंगे डुअलिटी। डुअलिटी का पहले हम समझते मतलब क्या है, ठीक है। डुअलिटी को हम पहले और वो समझते हैं कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, ठीक है, फिर अच्छे से समझ में आएगा डुअलिटी। तो अभी आएगा आपको यहाँ सामने स्लाइड। दो केसेस डिस्कस किया था मैंने, एक था अनबाउंडनेस और एक था इनफिजिबिलिटी, ठीक है। देखिए इस तरह का हम पहले समझते हैं कि डुअलिटी की क्या मतलब सिग्निफिकेंस क्या है। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम लिखा हुआ हूँ। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। दो वेरिएबल है x1 और x2, दो वेरिएबल है x1 और x2, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट्स हैं, ये कंस्ट्रेंट है दो, ठीक है। ये मतलब ये तो हमेशा रहेगा ही, तो इसको कंस्ट्रेंट मानो या इसको अंडरस्टूड मानो कि ये तो होगा ही, x1 और x2 नेगेटिव हो नहीं सकते, हमेशा पॉजिटिव होंगे या जीरो होंगे। दो कंस्ट्रेंट है। अब जरा ध्यान से एक चीज देखना, अब जरा ध्यान से एक चीज देखना बेटा, एक चीज देखना। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वाला इक्वेशन क्या हो जाता है, कंस्ट्रेंट 30x1 प्लस 30x2 इज लेस देन इक्वल टू 210, ये हो जाता है कि नहीं हो जाता है?
और ऑब्जेक्टिव फंक्शन तुम देखो 10x1 प्लस 9x2। ठीक है, अब एक चीज जरा ध्यान से देखना, x1 और x2 की कोई भी वैल्यू तुम रखो, x1 और x2 की कोई भी वैल्यू आएगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन 210 से बड़ा नहीं हो सकता। ये सही, ऐसा मैंने कैसे कह दिया भाई? देखो इसकी मिनिमम, ये जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 30x1 प्लस 30x2 की 210 है कि नहीं है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू 210 है कि नहीं है? अब यहाँ देखो x1 का कोफिशिएंट देखो 30 है, अरे x1 का कोफिशिएंट देखो 30 है, x2 का कोफिशिएंट देखोगे तो 30 है, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखो x1 का कोफिशिएंट तो 10 नजर आएगा और x2 का कोफिशिएंट देखोगे तो 9 नजर आएगा। इसका मतलब x1 इररिस्पेक्टिव x1 और x2 की जो भी वैल्यू होगी 210 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं? मोबाइल डेटा से चला लीजिए। भी क्लियर नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी? एक बार फिर से ट्राई कर। नहीं, एक्चुअली मैं आ गया हूँ, मेरी आवाज आ रही होगी वैसे। एक्चुअली नेटवर्क को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी जो मैं समझा रहा था वो समझ में आया आपको कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसके 210 से ज़्यादा वैल्यू हो नहीं सकती है? ऐसा मैंने कैसे कहा? क्या ये बात समझ में आई आपको? भाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कैसे आएगी? यहाँ x1 और x2 की वैल्यू रखोगे तभी तो आएगी। अगर मैं कह रहा हूँ 30x1 प्लस 30x2 की वैल्यू 210 से ज़्यादा हो, ये ज़्यादा हो नहीं सकती, ज़्यादा हो नहीं सकती, तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव वैल्यू का कोफिशिएंट देखो, यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, यहाँ 30 है, यहाँ 30 है। x1 और x2 की कोई भी वैल्यू है, क्या वो 210 से ज़्यादा हो सकती है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोई वैल्यू 210 से ज़्यादा हो सकता है? बताओ ये बात समझ में आया कि नहीं? बताइए जल्दी। अरे मेरी बात समझो, सुनो, एक बार और समझो। मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है भाई, सिंपलेक्स सॉल्व करो चाहे ग्राफिकल मेथड सॉल्व करो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना ही तो एम होता है। x1 और x2 की ऐसी वैल्यू रखी जाती है, x1 और x2 की ऐसी वैल्यू रखी जाती है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखो तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ही जो वैल्यू आता है वही तो ऑप्टिमम सोल्यूशन होता है। जल्दी जल्दी बताइए हाँ या ना। क्या हो गया? ठीक है, तो ये बताओ मैं वही कह रहा हूँ ऑब्जेक्टिव, हाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 210 से ऊपर नहीं हो सकती। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट देखा, अगर मैं इसी कंस्ट्रेंट को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 30x1 प्लस 30x2 लेस देन इक्वल टू 210। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि 210 से, जब जब यहाँ पर x1 और x2 की कोई भी वैल्यू रखो, यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, x1 और x2 की कोई भी तुम वैल्यू रखो 210 से बड़ी नहीं हो सकती, यही तो मतलब हुआ।
फाइनल जो वैल्यू आएगी या तो 210 होगी या 210 से कम होगी, 210 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। जब ऐसा हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन 10x1 प्लस 9x2 की वैल्यू तो 210 से कम ही होगी, यही मैं कह रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बताइए, आई ना? ठीक है, अब देखिए, अगर मैं ये नीचे वाला कंस्टेंट है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? सॉरी, मैं इसको 4 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ये नीचे गलत लिख दिया है। अच्छा, ऊपर वाले को ही आप इसी को ऊपर वाले को ही 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको। अच्छा, एक मिनट, अभी क्लियर आ रही है? हेलो, 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 ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इस वाले ऊपर वाले, हाँ हाँ हाँ, ऊपर वाले कंस्ट्रेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, ऊपर वाले कंस्ट्रेंट को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अब देखो क्या आएगा, अब देखो क्या आएगा, अब देखो आएगा 12x1 प्लस 12x2 इज लेस देन इक्वल टू 84। इसके कंपैरिजन में देखो 10x1 प्लस 9x2, अगर 12x1 प्लस 12x2 84 से कम है तो क्या 10x1 प्लस 9x2 की वैल्यू 84 से ज्यादा होगी कभी? कभी भी होगी? नहीं होगी ना, बात समझ रहे हो? मैं आपको बताऊंगा, अभी ये सब बस समझते जाओ धीरे धीरे, जल्दी जल्दी बताइए हाँ ना, ठीक है। इसका मतलब देखो, इससे पहले हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था तो हमको समझ में आया था कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो 210 से ज्यादा नहीं हो सकता। जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, तो हमने ये समझा कि 210 से ज्यादा नहीं हो सकता। जब हमने सेम कंस्ट्रेंट को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमको यही चीज 84 पे आ गए कि नहीं आ गए, मतलब कि रिजल्ट इंप्रूव हो गया कि नहीं हो गया। जो पहले जो चीज आपने कहा कि 210 से बड़ी नहीं हो सकती, अब आप कह रहे हो 84 से बड़ी नहीं हो सकती। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? रिजल्ट इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्जेक्टिव फंक्शन का अपर लिमिट का रिजल्ट इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ? भाई पहले आपको ये पता था कि 0 से लेके 210 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। अब आपको ये पता लग गया कि 0 से लेके 84 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो रिजल्ट इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना, बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर तीसरे वाला कंस्ट्रेंट है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, दूसरा वाला कंस्ट्रेंट है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आ जाएगा? 12x1 प्लस 9x2 लेस देन इक्वल टू 72। ये आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, ये आएगा। अब तुम एक चीज बताओ, 12x1 प्लस 9x2 अगर 72 से कम है या 72 है तो 10x1 प्लस 9x2 क्या 72 से कभी ज्यादा होगा? नहीं होगा, नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका पहले जो रिजल्ट था वो 102 से कम था, उसके बाद आपने इम्प्रूव किया, 84 से कम हुआ, उसके बाद आपने और इम्प्रूव कर लिया, 72 ले आए आप, 72 तक ले आए। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, किसी एक, कई कंस्ट्रेंट है उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके नए कंस्ट्रेंट बना सकते, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आप समझ नहीं पाओगे, मैं उसको बताता हूँ। अगर मान लो आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले को आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और दोनों को आपने क्या किया, दोनों को आपने क्या किया, ऐड कर दिया। आपने दोनों को क्या किया, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को 1 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया, तो आपके पास क्या आएगा? 13x1 प्लस 12x2 इज लेस देन इक्वल टू 87। देखो, या तो आप किसी एक कंस्ट्रेंट में किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई करके आप रिजल्ट निकाल सकते हो,
या आप दोनों कंस्ट्रेंट में नंबर का मल्टीप्लाई करो और कुछ ऐड माइनस करो दोनों इक्वेशन को, तो जो रिजल्ट आएगा उससे रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है कि कॉम्प्लिकेट हो गया? मैं बताऊं जल्दी। सबको समझ में आ गया? एक ही आदमी यस यस बोल रहा है। सभी को समझ में आया? अरुण तुम्हें आया समझ में? बिल्कुल, मैं बताऊंगा तुम्हें क्यों कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैक्सिमाइज करना। हाँ हाँ, अरे तो वही तो मैं समझा रहा हूँ, लिखा हुआ है तो बुक में भी लिखा होगा। तो मेरा काम है पढ़ाना, तो वही मैं बता रहा हूँ ना, एक एक चीज समझा रहा हूँ, तभी तो समझा रहा हूँ। अब अरुण का सवाल है कि इसको कर क्यों रहे हैं भाई। मैं इसीलिए इसको कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका एस्टिमेट निकालना चाहता हूँ। मैं इसका एस्टिमेट निकालना चाहता हूँ, इसका इसको मैक्स इसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, इसको निकालना चाहता हूँ। इसकी मैक्सिमम कितनी रेंज में इसकी वैल्यू आ सकती है, उसको मैं निकालना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो इसकी रेंज जो मिनिमम निकल के आ जाएगी 0 से 10 तक है, मान लो 0 से 10 तक है। तो तुम्हारे लिए यहाँ पे 0 से 10 में जितने भी नंबर हैं, वो इसकी पोटेंशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। तो मैं यही रेंज निकालना चाहता हूँ, मैं यही रेंज निकालना चाहता हूँ। और आप कहोगे कि आपको सिग्निफिकेंस नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपके कोर्स में डुअलिटी है। डुअलिटी, डुअल में कैसे चेंज करते हैं, ये आपको करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है? इसका क्या फायदा होगा, इसको नहीं समझना है अभी बहुत ज्यादा, ठीक है? इसका क्या फायदा होगा, इतना ये अपर लिमिट और इसके अपर लिमिट को जानने से क्या फायदा मिल रहा है, इसको नहीं समझना है, क्योंकि आपको डुअलिटी है आपके सिलेबस में, इसीलिए मैं इतना समझा रहा हूँ इसको। इसीलिए अपर